महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे एनपीआर कराने के हक में है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एनपीआर एक तरह से मर्दमशुमारी है और ये हर 10 साल में की जाती है। इन्होंने कहा कि सेंसस के कॉलम में क्या है ये एक बार खुद देखूंगा। साथ ही उद्धव ने एक बार फिर कहा कि एनआरसी महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा क्योंकि एनआरसी से हिंदू मुस्लिम ही नहीं आदिवासी भी मुतासिर होंगे। पंद्रह दिसंबर को जामिया और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हुए तशद्दुद के मामले में पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भीड़ को उकसाने के इल्जाम में शर्जील इमाम का नाम लिया है, जबकि जामिया के किसी भी तालिब इल्म को चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया है। पुलिस जांच में गोली चलने और 3.22 mm पिस्तौल का खाली कार्टेज मिलने की बात कही गई है। पुलिस ने चार्जशीट में कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और दर्जनों गवाहों के बयान भी कलमबंद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने अब तक 17 अफराद को गिरफ्तार किया है। 9 अफराद को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से जबकि 8 अफराद को जामिया इलाके से तहवील में लिया गया है। जामिया लाइब्रेरी में पुलिस की कार्रवाई में जख्मी हुए मुस्तफ़ा इमाम ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की। अर्जी में इन्होंने 1 करोड़ मुआवजे की मांग की है। मुस्तफ़ा इमाम का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई एक जालिमाना अमल था जिसके नतीजे में कई बच्चे जख्मी हुए। मुस्तफ़ा ने कहा कि हमारा मुस्तकबिल बर्बाद हो गया है। मेरा पूरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं यहाँ MA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। उस दिन मैं लाइब्रेरी में 9:30 से पढ़ाई कर रहा था सुबह से ही। अचानक से 5:30 में टीयर गैस की सेलिंग होने लगी। 5:45 के करीब ये जो सेलिंग थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 6 बजे फोर्सफुली पुलिस अंदर घुसती है, कोई वार्निंग नहीं दिया जाता है और अचानक से लाठी चार्ज कर दिया जाता है सब पे। मुझे भी मारा जाता है, मुझसे कहा जाता है कि मुझसे भी मारा जाता है, जबकि मैं किसी भी प्रोटेस्ट से मुझे लेना देना नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब लाइब्रेरी में आदमी सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ रहेगा। मेरा लैपटॉप तोड़ दिया जाता है। मेरा तो सवाल ये था कि मेरा क्राइम क्या है। दिल्ली पुलिस बताए कि मेरा क्राइम क्या है। मेरा कैरियर से खेल गए वो लोग, मैं क्या करूंगा आप बताइए। मेरे जून में एग्जाम होने वाले हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में कंपनसेशन का केस किया हूँ दिल्ली पुलिस के खिलाफ, 1 करोड़ कंपनसेशन के खिलाफ। और मेरा केस मेरे एडवोकेट हैं कोलिन गोंजाल्वेस और नबीला हसन। FIR हम लोगों ने 23 तारीख को कंप्लेंट किया है दिल्ली पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अलॉट नहीं किया गया है। 1 महीना से ज्यादा होने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का रवैया मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं। अभी मैंने सुना है कि SIT फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन SIT पे मुझे कोई भरोसा नहीं है क्योंकि आप अपने केस में कैसे जज हो सकते हो। मैं ये चाहता हूं कि रिटायर्ड जज हों और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हों जो दिल्ली से ना हो, बाहर से हों। JDU की कार्रवाई के बाद पहली बार प्रशांत किशोर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बिहार में तहरीक चलाने का ऐलान किया। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि गांधी और गोडसे साथ साथ नहीं चल सकते। बिहार में गांधी जी के बताए हुए बातों को लेकर शिलापट लगवा रहे हैं, यहाँ के बच्चों को गांधी के विचारों से अवगत करा रहे हैं। उस समय में गोडसे के साथ खड़े हुए लोग या गोडसे की विचारधारा को सहमति देने वाले लोग उनके साथ भी कैसे खड़े हो सकते हैं। दोनों बात तो नहीं हो सकती है। इसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर आप भाजपा के साथ रहना चाहते हैं हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों बात नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर मेरे और नीतीश जी में लगातार विचार चलता रहा है। उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। तो पहला जो हम लोगों के बीच के मतभेद का विषय रहा है वो ये रहा है कि गांधी और गोडसे दोनों साथ में हम लोग नहीं चल सकते हैं। पार्टी के लीडर के तौर पर, पार्टी के तौर पर आपको ये बताना पड़ेगा कि हम लोग किस साइड खड़े हैं। मेरे लिए नीतीश कुमार, 2014 के नीतीश कुमार, धूल धूसरित चुनाव हारे हुए 2 MP के नेता, उनका ज्यादा सम्मान है। बिहार की वो शान थे। आज 16 MP लेकर जब वो किसी गुजरात के लीडर उनको बताते हैं कि आप ही लीडर बने रहिएगा, मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री यहाँ के 10 करोड़ लोगों का नेता है। उनका सम्मान है, उनकी शान है, उनकी आन है। वो कोई मैनेजर नहीं है कि किसी दूसरे पार्टी का नेता उसको डिप्यूट करे कि ये हमारे नेता होंगे। वो अधिकार और एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता का है। और हम लोग वो नेता चाहते हैं जो सशक्त हो और समृद्ध भारत के लिए, समृद्ध बिहार के लिए
अपनी बात कहने में किसी का पिछलग्गू ना बने। इन दो बातों को लेकर मेरा और नीतीश जी से आपस में मतभेद भी रहा है, आचार विचार भी हमारा चलता रहा है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं नीतीश जी के साथ आज नहीं हूं, इसलिए ये कह दूं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, ये गलत होगा। 15 साल में बिहार में खूब विकास हुआ है, लेकिन उस विकास की गति और उस विकास के आयाम ऐसे नहीं रहे हैं जिससे बिहार की स्थिति आमूलचूल तरीके से बदली। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप विकास के 20 बड़े मानकों को उठाकर देख लीजिए, सामाजिक और आर्थिक। अभी आपको एक डॉक्यूमेंट भी सर्कुलेट करेंगे। बिहार की स्थिति 2005 में, बिहार की स्थिति 2005 में उन मानकों पर जो थी, आज भी मोर और लेस वही है। जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने प्रशांत किशोर के बयान का जवाब देते हुए कहा कि हम गांधी, लोहिया और जयप्रकाश के पैरोकार हैं। केसी त्यागी से बात की हमारे नुमाइंदे अमितेश ने। बात करते हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से। त्यागी जी, प्रशांत किशोर पटना पहुंचे हैं और जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि नीतीश कुमार और आप सभी लोग जेडीयू के जितने भी लोग हैं गोडसे के समर्थक लोगों के साथ खड़े हैं, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? हम गांधी, लोहिया और जयप्रकाश के अनुयायी हैं और ये हमारा 40-45 साल का राजनीतिक दर्शन है, जिसकी बहुत कम जानकारी हमारे मित्र श्री प्रशांत किशोर को है। वो नीतीश मॉडल पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जो विकास की बात आप लोग कहते हैं कि 15 साल में काफ़ी विकास हुआ, उसी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं वो। अगर वो ऐसा मानते हैं कि 1990 का बिहार और 2005 का बिहार एक जैसा है, तो 2015 में वो नीतीश कुमार जी के साथ क्यों खड़े थे? वो जब ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में कोई प्रगति नहीं हुई है, तो उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था। ये राजनीतिक अनैतिकता है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर अब चुनावी रणनीतिकार से सीधे चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसके पहले उनकी तरफ से जो तमाम तैयारियां की जा रही हैं, क्या इशारा कर रही हैं? मैं चाहता हूं कि 2020 के चुनाव में पराजित होने वाली पार्टियों में उनकी पार्टी का भी नाम शामिल हो जाए। मैं चाहता हूं कि वे पार्टी का निर्माण करें, बिहार वासियों के लिए संघर्ष करें, 10-20 साल अपना राजनीतिक जीवन इसमें लगाएं। अब तक तो उनके राजनीतिक जीवन का 1 घंटा भी किसी धरना या किसी कार्यक्रम के लिए खराब नहीं हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी। कैमरामैन विपिन के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। शहरी तरमीमी कानून, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ आज शाम विजयवाड़ा में कुल जमाती एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। विजयवाड़ा के कमरीपालम ईदगाह ग्राउंड में यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी और ऑल माइनॉरिटीज एसोसिएशन नेटवर्क की जानिब से एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में MIM के सदर असदुद्दीन के अलावा उलमा व मशाइख खिताब करेंगे। अवैसी साहब, आप इस प्रोग्राम में जो है एक खुसूसी मेहमान की हैसियत से इस इजलास आम में आप शामिल हो रहे हैं और ये इजलास जो है रखने का जो मेन मकसद यही है कि जो काले कानून लाए गए हैं, इन काले कानून के एगेंस्ट दिसंबर 7 तारीख से लेते हुए तो आज की तारीख तक कंटिन्यूस हर एक सेकंड पर भी जो है हमारा एहतजाज बराबर दर्ज करवाते रहे। और आज ये वक्त आया है कि विजयवाड़ा की तारीख इंशाल्लाह गवाह रहेंगी। आज ये जो प्रोग्राम यहाँ पर विजयवाड़ा में हो रहा है, इंशाल्लाह इसके अंदर पूरे सूबे आंध्र प्रदेश की जानिब से इंशाल्लाह तकरीबन 30 से 40 हज़ार लोग जो है यहाँ पर जुड़ने के पूरे इम्कानात हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों की धड़कन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP हैदराबाद शहर विजयवाड़ा तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनके जलसे के इंतज़ामात आप यहाँ देख सकते हैं। मरकज़ी हुकूमत जो काला कानून लाई है, जब तक मरकज़ी हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं लेगी, उस वक्त तक हमारे ये जलसे, हमारे मुजाहिरे जारी रहेंगे। और हम हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करना चाहते हैं कि ये हमारे आज़ादी का और हमारे हिंदुस्तानी होने का सबूत का मसला है कि जब तक मरकज़ी हुकूमत इस बिल को वापस ना ले, उस वक्त तक हम अपनी आखिरी सांस तक की लड़ाई लड़ते रहेंगे।
उत्तर प्रदेश हुकूमत ने चौथा बजट पेश कर दिया। 5,12,886 करोड़ 72 लाख रुपए का बजट पेश किया गया है। इस बजट में तस्लीमशुदा मदारिस और मकातिब के लिए 479 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आज़म के अवामी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 783 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज का बयान, हर महीने के पहले मंगल को होगा सुंदरकांड का पाठ। आपको एक बार फिर बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज का बयान आया है, हर महीने के पहले मंगल को होगा सुंदरकांड का पाठ। तो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज का बयान, हर महीने के पहले मंगल को होगा सुंदरकांड का पाठ। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां समाचार नुमाइंदा रचना इस वक्त जुड़े हैं। रचना, आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान है, हर महीने के पहले मंगल को सुंदरकांड का पाठ होगा, क्या तफसीलात है इस ताल्लुक से? देखिए, जिस तरीके से इस बार चुनाव प्रचार के दौरान हनुमान पॉलिटिक्स काफी ज्यादा देखने के लिए मिली, जिस तरीके से बीजेपी ने तंज कसा, इधर से दिल्ली सरकार की तरफ से भी तंज कसा गया, और जब चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद नतीजे आए, अरविंद केजरीवाल जीतने के बाद सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए हनुमान मंदिर पहुंचे, उसके बाद से ही और ज्यादा ये बयानबाजी शुरू हुई। और अब जो कि सौरभ भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन्होंने आज एक सुबह ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का जो पाठ है वो अलग अलग इलाकों में किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने एक हनुमान जी की तस्वीर भी ट्वीट की है जिसमें लिखा गया है, निमंत्रण बकायदा दिया गया है, समय भी उसमें तय किया गया है शाम 4:30 बजे, और तारीख मुकर्रर की गई है 18 फरवरी यानी कि आज का दिन, और जगह रहेगी प्राचीन शिव मंदिर, चिराग दिल्ली, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार हनुमान पॉलिटिक्स देखने के लिए मिली, और अब आम आदमी पार्टी ने कहा भी था कि हनुमान जी ने हमारे ऊपर कृपा की है, और जिस तरीके से 62 सीटों के साथ वो जीत कर आए, और अब सुंदरकांड की बात भी सामने आ रही है ट्वीट के साथ। तो ये 18 तारीख का ट्वीट है, यानी आज होना है, और अलग अलग जो इलाके हैं ये सौरभ भारद्वाज की तरफ से किया गया है। हालांकि अब ये इसी तरीके से सुंदरकांड का पाठ अन्य इलाकों में या अन्य विधानसभा क्षेत्रों में होगा या नहीं होगा, ये बाद में पता चल पाएगा, क्योंकि फिलहाल सौरभ भारद्वाज का जो ट्वीट है वो सिर्फ उनके ही इलाके के लिए है। लेकिन रचना एक चीज और जानना चाहेंगे, रिजल्ट जो दिल्ली के नतीजे आए उसके बाद बीजेपी के जो रिएक्शन आने शुरू हुए थे उसमें यह भी रिएक्शन आया था कि हनुमान चालीसा की शुरुआत करनी चाहिए, आम आदमी पार्टी को तमाम स्कूलों में या और जगहों पर हनुमान चालीसा शुरू करना चाहिए। एक तरह से कहा जाए कि आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी है। बिल्कुल, जिस तरीके से नतीजे आए और रिजल्ट आया उसके बाद जो तमाम नए विधायक थे उन लोगों से भी हमारी बात हुई, दिल्ली सरकार के मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम से भी हमारी बात हुई। उनका कहना था कि बीजेपी सिर्फ अब इस तरीके की बयानबाजी कर रही है और हनुमान जी को राजनीति में घसीटने का काम बीजेपी कर रही है। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि हनुमान पॉलिटिक्स इनकी तरफ से पहले शुरू की गई थी, तो तमाम तरीके की चीजें देखी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने कहा था कि अब स्कूलों में भी हनुमान चालीसा या हनुमान जी का सुंदरकांड होना चाहिए, तो वो चीजें तो फिलहाल अभी नहीं सामने देखने के लिए मिले, क्योंकि सरकार ने अभी ही शपथ ग्रहण किया है। लेकिन अब सुंदरकांड का जो ट्वीट आया है सौरभ भारद्वाज का, तो जाहिर सी बात है कि अब हनुमान जी की पॉलिटिक्स जिस तरीके से दोनों पार्टियां करती नजर आ रही हैं, तो अब आगे क्या क्या नए रंग देखने के लिए मिलते हैं इस पर भी सभी की नजरें जरूर होंगी। चलिए रचना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शाहीन बाग में सीए को लेकर एहतजाज जारी है, बड़ी तादाद में ख्वातीन इसमें शिरकत कर रही है। शाहीन बाग में एहतजाज कर रहे बुजुर्ग ख्वातीन का क्या कुछ कहना, नुमाइंदे शंकर आनंद ने इनसे खास बातचीत की। ऐसे मंच पे खड़ा हूँ जहाँ से सीए के मसले पर आवाज पूरे देश भर में बाकायदा दी गई, और हम बात करेंगे प्रमुख जो पूरे मामले की जो मुखिया हैं दादी से। दादी, कल जो है 3 लोग आएंगे जो बातचीत करेंगे कि इस मामले का क्या समाधान होना चाहिए, तो क्या बातचीत करेंगे आप? पहले उनकी सुनेंगे, जब हम बाद में अपनी कहेंगे। हमारे चाहिए हुई है सीए है, एनआरसी, एफआईआर, ये सब वापिस करवा दो और लिख के दे दो हमें,
हम उठ जाएंगे, हमारी कोई मांग नहीं है। और तुम जो कुछ हमारे साथ करा वो हमने बर्दाश्त कर लिया, अब हम पे बर्दाश्त नहीं हो रही। जब हमारे बच्चों को मार रहे हैं तो हमारा जी का क्या होगा? अरे हमें मार दो, हम तो बैठे मरने के टाइम, पर उठेंगे नहीं, जान दे देंगे पर उठेंगे नहीं हम यहाँ से। क्या बाजी ये बताइए, क्या कल जो है 3 लोग आएंगे और वो अपनी बात रखेंगे, क्या बातचीत करेंगे आप लोग? 2-2.5 महीना से बैठी हुए हैं, तो कई गो आदमी आए बात करने के लिए? कई आदमी आए बात करने के लिए? खुद हमने बुलाया कि आप आइए, आपको सिरों पर चढ़ाएंगे, आँखों पर बैठाएंगे, आपको डर क्या चीज़ का है? हम जाने के लिए तैयार हैं। उस रोज़ हम जाने के लिए तैयार थे, पुलिस ने मना कर दिया ना। हम उनसे क्या चीज़ मांगते हैं? जो चीज़ ने उन्हें कबूल किया कि यह चीज़ देंगे वह देंगे, कुछ नहीं दिया। हम कुछ बोले? कुछ नहीं बोले। जो कानून काला ला है उनको वापस ले दे, हम लोग अभी उठ जाएंगे। एक ही मांग है और कुछ नहीं मांग है, और नहीं वो कुछ हम लोग के लिए आज तक करें। 90 साल की हो गए, नहीं हम सबको पेंशन दिया, नहीं कुछ दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ ने हम लोग ने खोजा। और ये लाने की उनको जरूरत क्या थी? जाड़ा को काट लिया, अब गर्मी आई बाहर की हवा खाने के लिए, तो आप जगह छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि जब तक वो मसले का समाधान नहीं होगा आप लोग पीछे नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे। तो ये दर्द है काफ़ी बुजुर्ग जो दादी अम्मा है, जो जिनकी बात पर पूरे शाहीन बाग आज खड़ा हुआ है, तो इनकी दर्द है कि इन मसले का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। और जब तक इस सीए के मसले पर समाधान नहीं होगा तो फिलहाल ये यहाँ से उठने वाली नहीं है। अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले का किस तरह से बाकायदा समाधान किया जाएगा। हालांकि कल जो है इस मामले पर 3 सदस्यीय टीम, जिसमें कि संजय हेगड़े होंगे, साधना रामचंद्रन होंगी और तमाम जो इन मसलों पर बाकायदा इसी मंच से आकर सरेआम मुद्दे रखे जाएंगे, तमाम बातचीत होंगी और इस मंच पे ही बाकायदा यहाँ से सबसे पहले वो सुनेंगे, ये लोग सुनेंगे कि शाहीन बाग जो है बाकायदा वो सुनेगा कि क्या क्या वो चाहते हैं, किस मसले का किस तरह से समाधान निकालना चाहते हैं। उसके बाद ये अपनी डिमांड को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। तो निश्चित तौर पे अब इंतजार है कल का, जब इस वक्त में बाकायदा यहाँ पर आकर जो 3 सदस्यीय टीम आकर इस मामले का एक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मुब्रा में दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर ख्वातीन का एहतजाजी धरना जारी है। एहतजाज में हर रोज कोई ना कोई समाजी मिली शख्सियात पहुंचकर इन मुजाहिरीन की हौसला अफजाई करते हैं। मारूफ आलिम दीन मौलाना सज्जाद नुमानी की दोख्तर सुमैया नुमानी पहुंची और इन्होंने ख्वातीन से मुलाकात कर इनके हौसले को सलाम किया और एक्ट वापस लेने तक मुल्क भर में इस तरह के एहतजाज जारी रहने की बात कही। और इसमें कोई शक नहीं है कि 1 महीना कल हो जाएगा और ये बहुत लंबा पीरियड होता है। किसी भी औरत के लिए 2 दिन लगातार घर से निकलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक दिन किसी तरह मैनेज करके निकलती है, नेक्स्ट डे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए। और 1 महीने तक निकलना, ये मतलब इससे ही ये बात समझ में आ सकती है कि अब ये महिलाएं जो है ये समझ चुकी हैं कि हमारे देश के हालात क्या हैं, किधर जा रहे हैं, और देश को बचाने के लिए ये निकली हैं, संविधान को बचाने के लिए निकली हैं। कोई गैर कानूनी काम ये कर नहीं रही हैं, कानून के और संविधान के दायरे में अपना प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो हम इनके पूरी तरह से साथ थे, हैं और रहेंगे। सीए के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के साथ जिक्र अस्कार दुआओं की महफिलें भी मुनक़िद हो रही हैं। बेंगलुरु के जमजम शादी महल में ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत खुसूसी जिक्र और दुआ की महफिल मुनक़िद हुई। मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की गई कि वो सीए, एनआरसी और एनपीआर को वापस ले। जमजम शादी महल के मालिक मोहम्मद हबीबुल्लाह ने कहा कि वो इस तरह के प्रोग्रामों के लिए अपना शादी महल मुफ्त में फराहम करेंगे। इन्होंने कहा कि दस्तूर को बचाने के लिए लोग अपना तन मन धन कुर्बान कर रहे हैं, ऐसे में वो अपने शादी महल को मुफ्त में देते हुए छोटी सी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। नहीं, मैं तो सबसे पहले मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय गृह मंत्री जी से मैं सवाल है मेरा कि हमारे जो सिस्टम, जो हमारे मंत्रालय है, हमारे मिनिस्ट्री है, वहाँ की फाइलें सेफ नहीं है। तो हमारा 30 साल 40 साल पहले का डॉक्यूमेंट अगर से पब्लिक से मांगा जा रहा है तो इम्पॉसिबल, और कहीं ना कहीं पे मेरे को लगता है कि लोगों को परेशान करने का, लोगों को तकलीफ में डालने का काम इन्होंने किया हुआ है।
ये कानून देश का होना चाहिए, देश की सेफ्टी भी ज़रूरी है, हम मानते हैं इसको, लेकिन जो देश के लोग हैं उनको आप देश के नागरिक नहीं है बोल के बाहर करेंगे, ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। आज जो हमने ये प्रोग्राम किया हुआ है, आप जैसे कि आप देख रहे हो कि हर जगह जगह पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोडों पे आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम ऐसा करेंगे जिसमें सब कोई शामिल हो सकता है। तो आज हमारे बीच यहाँ पर हिंदू भाई है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है और सिख भाई भी आए हुए हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं किया कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, आप आओ। सब यहाँ पर ये सोच के आए हैं कि ये उनका हक है, ये उनका फ़र्ज़ है। हमारा एक सिख भाई शाहीन बाग में अपनी पूरी प्रॉपर्टियों को बेचकर वहाँ जा खर्च कर रहा है। हमारा सब छोटा सा शादी माल अगर इस्तेमाल होता है तो हमारे लिए एक शान है। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के कानून को बचाने के लिए, अगर हम आखिरी दिन तक, जैसे हमारे मौलवी साहब ने कहा कि हमारा खून भी अगर ख़त्म हो जाए तो हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन कानून को ज़रूर बचाएंगे। हम आज आपके माध्यम से आपकी तरफ से ऐलान करते हैं कि हमारे बेंगलुरु के अंदर या बेंगलुरु के बाहर कोई भी आदमी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए अगर कोई फंक्शन करता है तो मैं आपके सामने ऐलान करता हूं कि मैं मेरा शादी महल फ्री दूंगा और जो आएंगे उनको अपने तरफ से चाय वगैरह भी पिलाऊंगा, उनकी ज़रूरतें भी पूरी करूंगा मैं इंशाल्लाह। इस वजह से हमारी टीम रात में बैठ के सोची, सुबह हम इस शादी महल के जो हबीब भाई ओनर हैं उनके पास आए और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा शादी महल आप लोगों के लिए फ्री है, आप कभी भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अब आयत करीमा जो दुआ रखी है इसी वजह से। कर्नाटक के रायचूर में ख्वातीन की जानिब से सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ दूसरा बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया। ख्वातीन ने शहर के शाहीन बाग वाक़ टीपू सुल्तान गार्डन में एहतजाज मुनक्किद किया। गुज़िश्ता 23 रोज़ से यहाँ के शाहीन बाग में एहतजाज जारी है। एहतजाजी जलसा सिटीज़न फोरम फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बैनर तले मुनक्किद किया गया। जलसे से दिल्ली की तालिबा परवीन फातिमा, मैसूर की समाजी जहदकार नजमा नज़ीर, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की लीडर खालदा परवीन के अलावा बाएं बाजू जमातों की खातून लीडर एस शोभा और विमुला ने भी खिताब किया। हमारे देश के रहने वाले विमला जैसे, शोभा जैसे सेकुलर माइंडेड पीपल हमको गले लगाए, हमारा स्वागत किए और गली गली कुछ ऐसे से बता रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, बल्कि लड़ाई गरीब वर्सेस बीजेपी है, आदिवासी वर्सेस बीजेपी है, SC/ST वर्सेस बीजेपी है, माइनॉरिटी वर्सेस बीजेपी है। हमारे एहतजाजों में वायलेंस नहीं होता। वायलेंस कौन करता है? वायलेंस वो करते हैं जो वर्दी पहनकर आते हैं। वर्दी पहनकर टेररिस्ट आते हैं, आतंकवादी आते हैं, उनको आतंकवादी ही बोलना चाहिए। क्योंकि मेरी आंख के सामने जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर पुलिस घुसी और उसने बर्दाश्त से मारा और टीयर गैस फेंका और गोलियां चलाई मेरी आंख के सामने। तो ये आतंकवादी है जो वर्दी पहनकर आते हैं और हम पर शक करते हैं। यूनाइटेड फोरम फॉर कुरानिक स्टडीज़ की जानिब से तलबा के लिए मुसाबिक़े कुरान के मुकाबले मुनक़्क़िद किए गए। 61,800 बच्चों में से सेमीफाइनल के लिए 88 लड़के और लड़कियां मुंतखब हुई। इन मुकाबलों में 3 से 12 साल के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों ने बेहतरीन आवाज़ और लहन में कुरान की तिलावत की।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।